हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के रस पाए जाते हैं। खासकर साहित्य में जो हिंदुस्तान का जो साहित्य हमारा है उसमें तो एक अलग ही प्रकार का रस है और वो एक अनेक प्रकार की गलियों से, दौरों से और युगों से गुजर कर आता है हमारे पास में। इन्हीं रसों में से एक रस, एक अलग प्रकार का रस जो हम छाट कर यहाँ पर आपके सामने जो बयां कर रहे हैं वो श्रीलाल शुक्ला का है। एक उनका भी युग बड़ा था जब टेलीविज़न नहीं हुआ करता था और जब ये फ़ोन वोन का जब नहीं हुआ करता था टाइम पास के लिए, तो एक व्यंग जो प्रसंग होते थे वो श्रीलाल शुक्ला की लेखन में जो पाठक होते थे काफ़ी मनोरंजित पाए जाते थे उनके उस लेखन में। तो उसी की आज चर्चा विमर्शता करते आ रहे हैं और इनके बारे में कुछ आपको और भी कुछ दिलचस्प बताएंगे और ख़ासकर इनके बारे में और इनकी जो किताब जो अभी हमने 2 महीने पहले पढ़ी थी श्रीलाल शुक्ला की राग दरबारी, तो हमारे प्रयागराजी और प्रयागवासी और ये लखनऊआ लोग पढ़ते हैं और ख़ासकर नहीं लखनऊ के अलावा पूरे देश में भी वो किताब गुजर कर जाती है। एक अलग तरीके का उसमें रस है और एक जब आप उसको पढ़ेंगे तो एक अलग तरीके का उसमें भिन्नता पाएंगे जो काफ़ी मनोरंजित करती है हमारे और काफ़ी समाज पे भी काफ़ी एक असर डालती है, जो समाज का भी दर्द बयां करती है और एक मनोरंजन का भी एक साधक पाई जाती है। इस प्रकार के जो लेखक होते हैं काफ़ी कम पाए जाते हैं और इस समय जो लेखकार हैं उनकी भी किताबें काफ़ी अच्छी हैं और पर कुछ फ्लैशबैक में चल के कुछ इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। नहीं होता है, निश्चित को मृत्यु हो जाए। तो मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और इसी शो में, इसी प्रोग्राम में एक इनके बारे में कुछ पता करते हैं और उनके बारे में कुछ रोशनी डालते हैं, कुछ आईना डालते हैं। तो शुरू करते हैं इनके बारे में। पहले इनका नाम श्रीलाल शुक्ला, जैसे आपको मैंने बताया। जन्म 31 दिसंबर 1925, मृत्यु 28 अक्टूबर 2011। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। वह समकालीन कथा साहित्य के उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य लेखन के लिए विख्यात थे। ये काफ़ी फॉर्मल में मैं जा रहा तो थोड़ा इसको टुकड़ों में तोड़ के बताते हैं। ये एक साहित्यकार थे और ये हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक गाँव में ही थे और पेशे से PCS अधिकारी थे और फिर बाद में इसी दौरान या इससे पहले इनका लेखन में जुड़ाव जोड़ के अपने लेखन की कार्यशैली में आगे इन्होंने पर्दा डालना शुरू किया और राग दरबारी जैसे अनेकों पुस्तकें और अनेकों साहित्य के रस अपने पाठकों के समक्ष रखे इन्होंने। तो इनका पेशा जो था वो उपन्यासकार थे और व्यंग्यकार के रूप में प्रतिष्ठित थे। 130 से अधिक पुस्तकों का लेखन था इनके और जो भाषा थी वो हमारी लखनऊ की अवधी और अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी। राष्ट्रीयता तो भारतीय थी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं और इसमें कोई शक भी नहीं। और इस भारत के अलावा इन्होंने भी और भी देशों में गुजरे और अपने साहित्य का लोकपाठ किया और उनके बारे में उनके एक पाठकों के समक्ष जायजा दिया उन्होंने। जिनके उल्लेखनीय काम हैं वो सूनी घाट का सूरज है, आओ बैठ ले कुछ देर, अंगद का पाव, राग दरबारी, अज्ञातवास, आदमी का जहर, इस उम्र में, उमराव नगर में कुछ दिन। उमराव नगर का नाम सुनते ही हमें लखनऊ के उमराव फिल्म के बारे में याद आ गया, जिसके गाने काफ़ी दिलचस्प थे। और इनकी कुछ किताबें थी, कुछ ज़मीन पर, कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, विश्रामपुर के संत, मकान, सीमाएं टूटती हैं, संचिता, जहालत के 50 साल या मेरा घर नहीं है, ये आदि इनकी किताबें थी। हिंदुस्तान के पाठकों के साथ साथ इनको हिंदुस्तान सरकार ने भी इनकी सराहना की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए हैं और 1999 में व्यास सम्मान, 2005 में यश भारती, 2008 में पद्म भूषण, 2009 की ज्ञानपीठ सम्मान, 18 अक्टूबर 2011 को लोहिया सम्मान, मैथिली शरण गुप्ता सम्मान, शरद जोशी सम्मान समेत अनेक सम्मान व पुरस्कार और भी इनको पुरस्कार दिए सकते, क्योंकि इनके साहित्य में वो वाकई में रस है और आप उस रस को आप एक ग्रहण करते हैं पाठक के बारे में। इनकी जो इनका जो दौर था वो एक तरीके से
लेखन का वो समकालीन था कथा साहित्य में, व्यंग्य प्रसंग लिखते थे। पर कुछ जो उनकी किताबें पढ़ते हैं वो व्यंग्य प्रसंग के साथ साथ ये भी मानते हैं, कोई कोई जो होते हैं वो मानते भी नहीं है व्यंग्य प्रसंग, और कोई उसके अलावा भी कुछ ये कहते हैं कि एक व्यंग्य प्रसंग नहीं है, ये एक समाज का आईना है, समाज का दर्द है, समाज का एक बयां है। अगर हम आपको अपना बताते हैं इनका राग दरबारी पढ़ते महसूस क्या हो रहा था। 2 दिन में हमने ये किताब पूरी की थी, और एक खासकर इस हमारे उम्र के जो युवा होते हैं वो किताबें इतनी उनको रास नहीं आती हैं, और जब रास आ जाती हैं तो वो एक ताउम्र दिल पर छाई रहती है। एक किताबों में पहले भी एक कंटेक्स्ट बनाया था, और वो इसलिए बनाया था क्योंकि वो मैं महसूस कर रहा था कि किताबें वाकई में हमारे सामने जा रही हैं। उस वीडियो और उस प्रोडक्शन का जब मैंने उसको आपके सामने जब प्रस्तुत किया, उसको अमल भी मैंने किया। इन छुट्टियों में मैंने कम से कम 8-9 किताबें पढ़ी, और 2-4 किताबें जो हैं वो काफ़ी रास आई। फिलहाल चलो अपने अलावा वो तो बातें चलती रहेंगी, पर इस किताब के बारे में, राग दरबारी के बारे में बताते हैं, और इन लेखन के बारे में बताते हैं। और एक तो श्रीलाल शुक्ला में ये जो हमको सबसे ज़्यादा जो बात एक अच्छी लगी कि ये पीसीएस अधिकारी थे। खासकर अक्सर जो बड़े हिंदी के लेखक हुए, उत्तर प्रदेश के तो हुए ही हैं, साथ में कोई ना कोई वो एक आईएएस या पीसीएस टाइप में रहे, जो किताबें एक लेखन क्रिया अपने करते रहते हैं। शायद जो पीसीएस के अधिकारी जब अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो वो समाज और वो उस खालीपन से गुजर रहे होते हैं, तो उस खालीपन को वो दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें लिख देते हैं जब वो क्लासिक बन जाती है। वो शायद उनके अनुभव होते हैं, वो समाज से शायद वो लड़ रहे होते हैं, शायद समाज से वो घृणा कर रहे होते हैं, समाज से शायद वो एक मनोरंजन के दशा में समाज से प्रेरित हो रहे होते हैं। वो सब बया जो वो किसी और से नहीं कर पाते हैं, वो उस पर्टिकुलर अपने इस लेखन क्रिया में लिख देते हैं। तो जब फ़र्ज़ कीजिए कि सामने टेबल पर ये पीसीएस का अधिकारी अपनी तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, उसका भी प्रेशर है। जब वो खाली टाइम व्यतीत होता है तो वो सादे पन्ने, तब तो टाइपराइटर भी नहीं चलते थे उनके दौर में, और चलते होंगे लेकिन पर वो उनके घर पर नहीं होंगे इतनी आवश्यक। जो मध्यवर्गीय जो परिवार होता है वो इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता है, और वही जो अफोर्डेबल चीज़ें जो वो नहीं कर पाते हैं, वही बाद में वो उनकी तराशी हुई एक क्लासिक कल्ट बन जाती है। तो फिर से हम बहकते हुए और श्रीलाल शुक्ला के बारे में आते हैं। श्रीलाल शुक्ला के जो राग दरबारी है उसमें 2-4 कैरेक्टर हैं जो काफ़ी आपको हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी, और एक तरीके से आपको एक आईना भी दिखाएंगे। उसमें से एक पात्र हैं, अनेकों पात्र हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं। एक थे वैद्य जी, सभी गांवों की राजनीति के पीछे के मास्टरमाइंड थे, और अपने वाक्य तैयार करने और उसके शब्दों को चुनने के बाद स्पष्ट तरीके से अपने गांव की राजनीति में हालचाल और उसके जायज़ा लेते थे। खासकर जो उनका एक इस कथा में जो गांव के साथ साथ में जो उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट था, जो उनका वो पर्टिकुलरली एक स्कूल में था, जिसके प्रिंसिपल साहब और ये जो बाकी कैरेक्टर जो थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे इसमें। रूपन बाबू जो कि उन्हीं के बेटे थे, और हाई स्कूल की परीक्षा सदियों से करते आ रहे थे, सदियों से नहीं कह सकते हैं कि 4-5-6 साल से वो कंटिन्यूसली उसी क्लास में वो पढ़ते आ रहे थे, और वो इस तरीके से पढ़ते आ रहे थे कि उसका वो हिस्सा एक बन गए थे, एक राजनीति का हिस्सा। बाप तो थे ही उनके उस गांव के रियासतदार, साथ साथ उनके राजनीतिक, तो बेटे ने भी उनकी गद्दी को एक तरीके से प्रस्तुत कर लिया था। जब आप सारी बातें जो हैं किताब के बारे में आपको उल्लेखनीय नहीं करेंगे, आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किताब कितनी गलत है, लेकिन कुछ हल्का सा आपको इसका इशारा दे देते हैं कैसे आपको ये किताब आपको कैसी लगेगी। तो जो पर्सनली जो मेरे इसके फेवरेट कैरेक्टर थे वो रूपन बाबू थे, और बद्री पहलवान थे जो लंगोट पहन के और अलग अलग तरीके की प्रक्रिया देते थे गाँव से गुजरते हुए। तो बद्री पहलवान थे जो रूपन बाबू के बड़े भाई बद्री अपने पिता के सहभागिता से दूर रहते थे और खुद को शरीर निर्माण के अभ्यास से व्यस्त रखते हैं।
रुपन बाबू के बारे में आपको बता रहे थे। रुपन बाबू एक ऐसा इसमें चरित्र है जो अपने बाप की गद्दी के साथ साथ में एक जो टीनेज की मानसिकता होती है वो उस दौर में साथ साथ इस दौर में भी मिलती है। वो टीनेज की मानसिकता जैसा वो सोचता है शायद हम जैसे में से कोई ना कोई सोचता होगा। और जो काफ़ी पढ़ लिख के जब आधुनिक भारत में जाते हैं और काफ़ी ग्रामीण भारत में जाते हैं, जब वो बेसिक से कुछ चीज़ें जब मिसिंग पाते हैं तो जिस तरीके से भटकना होता है वो उस करेक्टर रंगनाथ है जो इतिहास से एमए किए हैं और रंगनाथ जी के भतीजे हैं। लगभग 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवलागंज आए गए हैं। उन्हीं के बेटे एक जो वैद्य जी के बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे हैं पहलवान जी जो हनुमान जी के भक्त हैं और सुबह शाम भांग पीते हैं, भांग में मुग्ध रहते हैं। और उन्हीं के चेला हैं छोटे पहलवान। ये दोनों की जो जब श्रीलाल शुक्ला इस तरीके से उनको गढ़ते हैं, जब वो बातचीत आपस में करते हैं वो करेक्टर, तो काफ़ी एक गुदगुदाते हैं, काफ़ी हंसाते हैं। इसी तरीके से एक सोमनाथ हैं, सनीचर हैं जो हमेशा चड्डी में ही रहते हैं और कभी बनियान आज तक उन्होंने कभी पहनी नहीं, चाहे जनवरी की चाहे सर्दी हो चाहे दिसंबर की गर्मी हो, हमेशा वो लंगोट पहनते हैं या फिर वो जो पुराने ज़माने में जो पटरा वाली जो अंडरवियर आती हैं वो पहनते हैं वो। और उनका काफ़ी बड़ा पेट है और बड़े पेट में वो इस तरह डिस्क्रिप्शन अगर हम आपको देते हैं तो एक उनका घर है वही वैद्य जी का, और वहाँ पे एक छपरा पड़ा है बीच में, और वहाँ पे उनकी जमघट जमती है जिसमें छोटे पहलवान और सनीचर आते हैं। सनीचर भाई जिनका अभी बता रहे थे, भांग घोट के पीते हैं और वैद्य जी के कितने दिनों से पढ़े। जब आप ये पूरा इनका जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मजा आएगा, खासकर जो सनीचर और जो छोटे पहलवान की जो गुदगुदाहट वाले जो प्रसंग लिखे हैं इसमें, वो आपको काफ़ी मनोरंजित करेंगे। तो ये किताबों के बारे में था। कुछ हद तक शायद आपको ये आज के इंस्टाग्राम की रील जैसा नहीं लग सकता है, पर जब फ्लैशबैक में जो इस तरीके के जो शोज़ होते थे, जो इस तरीके से प्रोग्राम होते थे, उसमें काफ़ी इंटरटेनिंग तो नहीं होते थे, लेकिन जब आप उस तरीके के पर्टिकुलर जब आप उसको सुनते रहते हैं और कुछ पढ़ते रहते हैं तो कुछ ना कुछ एक सीरियसनेस आती है और इस पे अमल करना चाहिए। मतलब इंस्टाग्राम रील के साथ साथ एक इस पर्टिकुलर को भी शोज़ को भी अपने एक डिस्क्रिप्शन में इनवाइट करना चाहिए। तो इसी तरीके से शोज़ करते रहेंगे, अपनी पत्रकारिता को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ सलाह मशवरा जो हमारे अभी जो इस यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो सब हमारे दर्शक ही हैं जो काफ़ी लगाव रखते हैं हमसे और काफ़ी हमको सराहनीय देते हैं। और कुछ जो रियल जो हमारे जो मिस्टेक्स होती हैं, जो हमारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, जो थ्रेट्स होते हैं, वो सब इस पर्टिकुलर शोज़ में बढ़ाते हैं।